मैप में बुंदेलखंड यूपी बॉर्डर, बिल्कुल। ये जब आप हिस्सा देखेंगे ना, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा डार्क पेन से लिखूं। देखिए ये हिस्सा आपका पड़ता है यूपी का, ठीक है, ये हिस्सा आपका पड़ता है यूपी का। और यहीं पर ये जो आप देख रहे हैं, यहीं पर आप लोग देख रहे होंगे तो इस तरीके से बर्फी के शेप में बना हुआ है, ठीक है, ये बर्फी के शेप में बना हुआ है। यही आपके बुंदेलखंड का हिस्सा है। और नीचे का ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये बेल्लारी का हिस्सा है। ये रेड वाला जो मैंने कर दिया ये बेल्लारी का हिस्सा है। तो सबसे पहले आर्कियन क्रम में जो सबसे पहले चट्टानें बनी वो कौन सी चट्टानें थी? वो बुंदेलखंड के पास की चट्टानें थी और बेल्लारी के पास की चट्टानें थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट भी नोट कर लीजिए। बंगाल नीस, बंगाल नीस व नीलगिरी नीस, व नीलगिरी नीस भी इन चट्टानों के उदाहरण है। इन चट्टानों के उदाहरण हैं, ठीक है, उदाहरण है। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर आपको पूरा पॉइंट समझ में नहीं आया तो सिर्फ इतना आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि सबसे पहले चट्टानों का निर्माण किस क्रम में होता है। तो सबसे पहले चट्टानों का जो निर्माण है वो आर्कियन क्रम में होता है। किस क्रम में होता है? आर्कियन क्रम में होता है। आर्कियन क्रम की जो ये चट्टानें हैं उनका परिवर्तन किन रूपों में हुआ है? उनका परिवर्तन नीस और सिस्ट के रूप में हुआ है। किसके रूप में हुआ है? नीस और सिस्ट के रूप में हुआ है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये बुंदेलखंड, बेल्लारी, बंगाल और नीलगिरी में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? बुंदेलखंड, बेल्लारी, बंगाल और नीलगिरी में पाई जाती हैं। सब लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे अब क्लियर हो गया है? देखिए यहाँ पहले क्यों हुआ मैं बता रही हूँ आपको। आप कभी भी खाना बनाती हैं, कभी कभी खाना आप बनाती हैं तो ऐसा हो जाता है कि कोई कोई जो आलू होता है वो जल्दी पक जाता है और कोई आलू जल्दी नहीं पकता। इसका रीज़न आप बताइए ममता जी। आप एक ही कढ़ाई में सब्जी बना रही हैं और उस कढ़ाई में कोई आलू जल्दी पक गया और कोई आलू या कोई सब्जी का टुकड़ा ऐसा रह गया जो लेट से पकता है। इसका कारण क्या होता है? कारण सेम वही है कि यहाँ पे टेम्परेचर नहीं मिला होगा या फिर वो सब्जी जो है वो थोड़ी ऊपर रह गई होगी, ठीक है, आप उसको अच्छे से मिक्स नहीं कर पाई होंगी। तो सेम कंडीशन है, जब ये चट्टानों का निर्माण हो रहा था ना तो ये वाला हिस्सा मतलब बुंदेलखंड का हिस्सा, बेल्लारी का हिस्सा, बंगाल का और नीलगिरी का हिस्सा अपने एरिया से, अपने हिस्से से थोड़ा सा ऊपर था। कैसा था? थोड़ा सा ऊपर था। और यहाँ पर मैग्मा जो है वो सबसे पहले यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट जो है यहाँ पे हुआ और यहाँ पे मैग्मा जल्दी बन गया, इसीलिए सबसे पहले निर्माण यहीं पर हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, आर्कियन क्रम की चट्टानें जान गए तो अब हम दूसरा जो चट्टान का प्रकार होता है या जो चट्टान के निर्माण का क्रम होता है वो है धारवाड़ क्रम। कौन सा क्रम है? धारवाड़ क्रम। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ऐसे हेडिंग डालेंगे, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, देखिए इसमें सिर्फ 2 पॉइंट आपको लिखना है कि जब आर्कियन क्रम की चट्टानों का विखंडन होना शुरू हुआ, ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानों का क्या होगा? विखंडन होगा, यानी कि कह सकते हैं अपर्दन होगा। क्या होगा? अपर्दन होगा। अपर्दन होगा और अपर्दन होगा तो निक्षेपण भी होगा। अपर्दन होगा तो क्या होगा? निक्षेपण होगा। तो इसी से यानी कि आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से धारवाड़ की चट्टानों का निर्माण हुआ, यानी धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो इस पॉइंट को थोड़ा पहले नोट कर लेते हैं। आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से परतदार चट्टानें बनी, परतदार चट्टानें बनी जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं।
जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग पढ़े कि सबसे पहले कौन सा चट्टान पढ़े, आर्कियन क्रम की चट्टानें, और इसमें आप लोगों को बताया गया कि ये आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं ये रूपांतरित चट्टानें हैं। कैसी चट्टानें हैं? रूपांतरित चट्टानें हैं, और ये डायरेक्ट मैग्मा से बनी हुई थी। कैसे बनी थी? डायरेक्ट मैग्मा से बनी थी। लेकिन धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या हो रहा है, जब आर्कियन क्रम की चट्टानों का विखंडन हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। अपर्दन मतलब क्या होता है? टूटना होता है, अपनी जगह पे टूट के पड़े हुए हैं। और निक्षेपण मतलब क्या होता है? हवाओं द्वारा, बारिश के द्वारा, जल के द्वारा इसे बहा करके कहीं पर जमा किया जा रहा है, तो धीरे धीरे उसमें क्या बन जाती है? परत बन जाती है, उसमें परत बन जाती है। तो ऐसी चट्टानें कब की बनी हुई हैं? धारवाड़ क्रम की ये चट्टानें कहलाती हैं। कब की चट्टानें कहलाती हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहलाती हैं। और इसके लिए भी आपको लिखना है कि ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं? अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं। रूपांतरित हो चुकी हैं एवं इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। ये आप लोगों को बताना है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। सब लोग पहले लिखना छोड़ दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोगों को मैंने ये बताया कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, वो परतदार चट्टानें हैं। कैसी चट्टानें हैं? परतदार चट्टानें हैं। अब आप लोग बताइए, आप लोगों को मैंने चट्टान पढ़ाया था, चट्टान के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले कौन सी चट्टान होती है? आग्नेय चट्टान होती है। कौन सी चट्टान होती है? आग्नेय चट्टान होती है। आग्नेय चट्टान के बाद कौन सी हम पढ़ाए थे? परतदार चट्टान के बारे में पढ़ाए थे। और इसके बाद पढ़ाए थे रूपांतरित चट्टान के बारे में, रूपांतरित चट्टान के बारे में। ठीक है, और ये चट्टान आग्नेय से डायरेक्ट रूपांतरित भी बन सकती है, परतदार से रूपांतरित बदल सकती है। ठीक है, परतदार धीरे धीरे क्या होगा, इसके अंदर जब नीचे मैग्मा बनेगा तो ये आग्नेय चट्टानों में भी बदल सकता है। मतलब ये तीनों एक दूसरे के साथ कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ बदल सकते हैं, तो आप लोग ये भी लिखे थे कि जो परतदार चट्टानें होती हैं इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। किसी को याद है? मैंने ये पॉइंट आपको नोट कराया था कि जब परतदार चट्टानें होती हैं तो उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मृदा का कोई एक लेयर है और यहाँ पे कोई जीव जंतु मरा हुआ है, तो मृदा की दूसरी लेयर इस पे आ जाती है, तो परत तो बन रहा है लेकिन उन्हीं की परतों में जीवाश्म भी है। ठीक है, बिल्कुल इन्हीं परतों में क्या है? जीवाश्म है। तो आप बताइए क्यों ऐसा हो रहा है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो परतदार हैं, जो कैसी हैं? परतदार हैं, लेकिन फिर भी इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? इसका आंसर आप लोग बताइए। ऐसा क्यों है कि ये चट्टानें जो हैं ये परतदार तो हैं लेकिन फिर भी इसमें जीवाश्म नहीं है? कोई जवाब देगा? ममता जी आप बताइए। ज्वालामुखी की वजह से नहीं, ज्यादा रूपांतरित होने की वजह से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही ज्वालामुखी की वजह से है, इसलिए वहां जीव नहीं। बिल्कुल ममता जी, नहीं, देखिए वहां जीव नहीं होते, ये आपने गलत जवाब दिया। कहाँ धारवाड़ क्रम में चट्टानों में जीव ही नहीं रहेंगे? ठीक है, बात सुनिए। यहाँ पे इस समय में धारवाड़ क्रम की चट्टान जब बन रही थी तो इस समय में जीवों की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। किसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी? जीवों की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, जीव पैदा ही नहीं हुए थे। ठीक है, और जो जीव पैदा भी हुए थे वो जल में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? जल में पैदा हुए थे। और जल में वो इतने सूक्ष्म थे कि उनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता। ठीक है, अच्छा वही बोली हैं, ठीक है,
अगर वही बोली है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर आपका सही था। ठीक, अब आप लोग को समझ में आया कि क्यों वो परतदार चट्टान होते हुए भी उसमें जीवाश्म नहीं है, क्योंकि उस वक्त जीवों की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। तो जब जीवों की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी तो वहाँ पे इसमें जीव कहाँ से पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब ये तो आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानें हो गई, और इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ मिलती हैं। तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे कि जो अरावली की श्रेणियाँ हैं, ठीक है, अरावली श्रेणी जो है, अरावली श्रेणी, यहाँ पे हमें मिलती हैं ये चट्टानें। ठीक है, बालाघाट में मिलती हैं, बालाघाट में मिलती हैं। ठीक, बालाघाट में मिलती हैं। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर इत्यादि ऐसे जगहों पर ये मिलती हैं। ठीक, अगला पॉइंट इसके बारे में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार, भारत के सर्वाधिक सर्वाधिक खनिज भंडार, खनिज भंडार इसी क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, इसी क्रम के चट्टानों में पाए जाते हैं, इसी क्रम के चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पर आ जाएंगे, अगले स्लाइड पे चलेंगे हम लोग। धारवाड़ क्रम हो गया, अब हम लोग लिखेंगे कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। थर्ड पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें क्या हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे हम लोग पढ़े, हम लोग इसमें पढ़े कि आर्कियन क्रम की चट्टानों का क्या होता है, आर्कियन क्रम की चट्टानों का निक्षेपण होता है, ये टूटते हैं तो बनता है धारवाड़ क्रम का चट्टान। तो उसी तरीके से जब इसका निक्षेपण होगा, धारवाड़ क्रम का जब निक्षेपण होगा, ये टूटेंगे तो किसका निर्माण होगा, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण होगा। तो ऐसे हमें लिखना है, इनका निर्माण, इनका निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ, व निक्षेपण से हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, इसमें जीवाश्मों की कमी है, इसमें जीवाश्मों की कमी है। ठीक है, यानी कि कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें जीवाश्म की कमी है। कहाँ पर ये मिलती हैं, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। तो कृष्णा घाटी, ठीक है, कृष्णा नदी जो है उसकी घाटी में मिलती है। नल्ला मलाई, नल्ला मलाई पहाड़ी, नल्ला मलाई पहाड़ी आदि जगहों पर, आदि स्थान पर इसका विस्तार है, इसका विस्तार है। ठीक है, इसका विस्तार है, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हो गया, हो गया यहां तक सबका। देखिए इसमें क्वेश्चन आपके कहाँ से बनने वाले हैं। क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जा सकता है, पहले पॉइंट पे ध्यान दीजिए। इसमें आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किस क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले आर्कियन क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ।
आर्कियन क्रम को और किस चट्टान के नाम से जानते हैं? तो इसे हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। दूसरा, सबसे पहले या सबसे प्राचीन किस काल की चट्टानें हैं? तो सबसे प्राचीन आर्कियन काल की चट्टानें हैं। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से घुमा के पूछे जाएंगे। अगला आपको जो ये धारवाड़ क्रम का है, तो इससे पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ये परतदार चट्टानें हैं। कैसी चट्टानें हैं? परतदार चट्टानें हैं। दूसरा, यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी या कौन से काल की ऐसी चट्टानें हैं जो परतदार होते हुए भी जीवाश्म नहीं रहता उसमें। ठीक है, तो वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं कि वो परतदार हैं फिर भी उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण कब हुआ था? तो धारवाड़ क्रम के निक्षेपण और अपरदन के बाद कुड़प्पा क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ था। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें सबको? इतने पॉइंट्स क्लियर है? चलिए आगे जानेंगे विंध्य क्रम की चट्टानों के बारे में। आगे नेक्स्ट पॉइंट हमें नोट करना है, हेडिंग डाल दीजिए, चौथा है ये विंध्य क्रम की चट्टानें। विंध्य क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें क्या है, इनका क्या है? तो इनका निर्माण कैसे होगा, ये थोड़ा हमें बताइए। तो इनका निर्माण कैसे होगा? इनका निर्माण कैसे होगा? जैसे अभी तक हम लोग पढ़े कि जब आर्कियन है तो आर्कियन का निक्षेपण होने से धारवाड़ क्रम का बना, धारवाड़ क्रम के निक्षेपण से कुड़प्पा का बना, और कुड़प्पा के निक्षेपण से क्या बनेगा? कुड़प्पा के निक्षेपण से विंध्य क्रम की चट्टानें बनेंगी। ये पॉइंट अब बताने वाला नहीं है, आप नोट कर लो, याद कर लो अपने माइंड में कि जब कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का क्या होगा? अपरदन होगा, निक्षेपण होगा, तो फिर विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण होगा। बिल्कुल सही, आप सभी लोगों का जवाब एकदम सही आ रहा है। ठीक है, चलिए विस्तार कहाँ पर है? इनका विस्तार कहाँ पर है ये देख लेते हैं। विस्तार कहाँ पर है? तो ये जो बिंद श्रेणी हम लोग देखते हैं ना, बिंद श्रेणी जो देखते हैं वो ये देखिए, ये जो आप पूरी लाइनिंग देख रहे हैं, ठीक है, ये लाइनिंग जो देख रहे हैं ये आपकी बिंद, देखिए ये यहाँ पे, रुकिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं, ये देखिए ये यहाँ पे जो साइड में लिखा हुआ है ये आपका लिखा है विंध्या। ठीक है, तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये आपकी बिंद क्रम की श्रेणी है, बिंद क्रम की श्रेणी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बिंद क्रम की चट्टानें हैं इनका विस्तार राजस्थान का एक स्थान है जो चित्तौड़ कहलाता है। ठीक है, राजस्थान का चित्तौड़, यहाँ से लेकर के ये बिहार तक आता है। कहाँ तक आता है? बिहार तक आता है। और बिहार में एक स्थान है सासाराम। कौन सा स्थान है? सासाराम। यहाँ तक बिंद क्रम की चट्टानों का विस्तार है। यहाँ तक बिंद क्रम की चट्टानों का क्या है? विस्तार है। ठीक है, यूपी एमपी विहा क्या होता है ममता जी? चलिए, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। राजस्थान के चित्तौड़ से लेकर के बिहार के सासाराम तक है। ठीक है, बिहार के सासाराम तक है। बताएंगे कोई लोग सासाराम फेमस क्यों है, प्रसिद्ध क्यों है? बिहार का सासाराम प्रसिद्ध क्यों है? बिहार का सासाराम प्रसिद्ध क्यों है? सासाराम, अरे ममता जी आप लिख क्या रही हैं? सासाराम प्रसिद्ध क्यों है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप लोगों ने पढ़ा होगा। किसी का मकबरा है यहाँ पर सासाराम में। किसका मकबरा है?
शेर शाह का, वेरी गुड मानसी। किसका है? शेर शाह का है, ठीक है, पढ़ाया गया है आप लोगों को, शेर शाह का है, बिल्कुल शेर शाह सूरी का है, सासाराम में मकबरा, ठीक है। चलिए, अब विंध्य क्रम की श्रेणी के बारे में थोड़े पॉइंट और हमें नोट करने हैं, नोट कर लेते हैं वो भी। लिखिए, विंध्य क्रम, विंध्य क्रम के परतदार चट्टान, परतदार चट्टान या चट्टानों में, इस तरीके से लिखिए, चट्टानों में बलुआ, बलुआ पत्थर मिलते हैं, बलुआ पत्थर मिलते हैं, बलुआ पत्थर मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोग देखेंगे जो चित्तौड़ का स्थान है, या फिर कह सकते हैं जो सासाराम है, यहाँ पर ज़्यादातर जो इमारत बनते हैं वो बलुआ पत्थर से ही बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको आसानी से बलुआ पत्थर मिल जाता है, ठीक है। चलिए, अब विंध्य क्रम की चट्टानों के बाद हमें जो लास्ट हमें पढ़ना है, लास्ट पॉइंट हमें पढ़ना है, वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में है, ठीक है। तो पांचवा इस तरीके से कर लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, गोंडवाना, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ठीक है। चलिए, लिखा जाए इसको। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं ना, आपको पता होगा कि ये कोयले के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये कोयले के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, इनका निर्माण तब हो रहा था जब पूरे विश्व से, इस पृथ्वी से धीरे धीरे जो कह सकते हैं आग उगलने वाले डायनासोर थे, ऐसा माना जाता है कि वो मुख से आग उगलते, ठीक, आग उगलते थे, ठीक है। तो जैसे जैसे उनका अंत हो रहा था, वैसे वैसे गोंडवाना क्रम का निर्माण हो रहा था, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो ऊपरी कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस युग में ही, देखिए ये जीवों का युग है, ठीक है। हम लोग युग को दो आधार पे बांट के पढ़ते हैं, एक तो चट्टानों के निर्माण के आधार पे युगों का बांटा गया है, जिसमें आप लोगों को अभी मैं पढ़ा रही हूँ, और कुछ जीवों के निर्माण के आधार पर भी इसको बांटा गया है। तो जब जीवों का निर्माण हो रहा था और कुछ जीवों का पलायन हो रहा था, उसी में से एक काल है ऊपरी कार्बोनिफेरस युग, ठीक है। यहाँ से लेकर के जुरैसिक, जुरैसिक युग तक, जुरैसिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण हुआ, इन चट्टानों का निर्माण हुआ, निर्माण हुआ, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण क्यों है? कोयले के लिए। जब भी गोंडवाना की बात कही जाएगी तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है कोयला, कोयला पाया जाता है। और भारत का लगभग 98%, कितना प्रतिशत? 98% कोयला कहाँ से निकाला जाता है? गोंडवाना लैंड से निकाला जाता है, गोंडवाना लैंड से निकाला जाता है, गोंडवाना लैंड से निकाला जाता है, निकाला जाता है। कहाँ पर इनका विस्तार है? तो आप लोग याद रखेंगे, दामोदर नदी, दामोदर, महानदी, महानदी और गोदावरी, और गोदावरी, साथ ही उनकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, उनकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां जो हैं, इन्हीं के मतलब इसी चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। सहायक नदियां इसी चट्टानों पर स्थित हैं, इसी चट्टानों पर स्थित हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था
ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गोंडवाना लैंड से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गोंडवाना है वो क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, ये क्यों प्रसिद्ध है, तो आप लोग याद रखेंगे कि जब कोयले का जो निर्माण है ये सर्वाधिक इसी क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरी चीज़ आपसे यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जब डायनासोर का पतन हो रहा था तो उस समय किस क्रम की चट्टानों का निर्माण हो रहा था। तो उस समय कौन से क्रम की चट्टानों का निर्माण हो रहा था, उस टाइम पे गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हो रहा था। ठीक है, उस टाइम पे गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हो रहा था। आप बीच का ये जो हिस्सा देख रहे हैं जहाँ पे जी लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पर जी लिखा हुआ है ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा और यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा आपको नज़र आएगा, ये आपके गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हो रहा था। यहाँ से ये निर्माण स्टार्ट हुआ था, यहाँ से ये निर्माण प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए, तो इतने सारे पॉइंट्स आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, ये आप लोगों ने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। बाकी का जो बचा हुआ है, जो पार्ट बचे हुए हैं, उसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। और हम लोग जब तक भूगोल नहीं कंप्लीट कर लेंगे ना, तब तक मैं आगे की क्लास मतलब कोई और दूसरी सब्जेक्ट को लेकर के मैं नहीं फिर आगे आऊँगी। इसीलिए इसको जल्दी जल्दी पढ़िए, जितना जल्दी आप लोग कवर कर लेंगे ना, उतना ही जल्दी हम लोग रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे, उतना ही जल्दी हम लोग रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे। रीजनिंग पढ़ना है आप लोग को, रीजनिंग पढ़ना है।